के छात्रों, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो नेट का पेपर है, यूजीसी नेट का जून 2006 में जो पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर, बहुत पुराना पेपर मैं लिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो आपके फर्स्ट पेपर जो कॉमन है वो सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट्स किसी तो आपका फर्स्ट पेपर तो आपको बताइए कॉमन आता है, सभी का एक साथ है। तो इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका कम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशंस है, इससे रिलेटेड रीजनिंग है, मैथ का जो आता है। तो फर्स्ट पेपर में आपके लिए लेकर आया हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जून 2006 से लेकर के आपका 2021 तक का जो फर्स्ट पेपर हुआ है वो सभी, यानी कि पिछले 14-15 सालों के जो पेपर मैं आपको लेकर कंटिन्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, हम अपने पहले क्वेश्चन नेट जून 2006 का फर्स्ट पेपर जो आया है इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा आपको। अधोलिखित में से, यानी कि अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किस में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं श्याम पटल लेखन, प्रश्न करना, समझाना, डी उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, अधोलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सबसे अधिक तर्कसंगत है? तो कौन सा तर्कसंगत है देखते हैं। शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आशंका उत्पन्न कर सकते हैं। चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आशंका उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्तव्य सही है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे आपको। ऑप्शन नंबर ए मैक्सथनीज, फायान, हुआन, तंगसंग और कल्हण। तो इसके है ऑप्शन नंबर डी कल्हण, प्राचीन भारतीय इतिहासकार। इसके अंदर भारत के पूछा है, मैक्सथनीज ये बाकी बाहर के थे, तो कल्हण जो भारतीय थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वक्तव्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपको, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संकलन अंग है। पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है। पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालय में एक समान नहीं होते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, ये सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है? संज्ञा की व्याख्या, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अधोलिखित में से वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके अंदर देखा है ऑप्शन पहला, ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता और नई वस्तुओं तथ्यों का अन्वेषण। तीसरा दे रखा आपको, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा। फोर्थ आपका, शोध स्रोत की सुबद्धता की परीक्षा, उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप कौन कौन से हैं? आपका फोर्थ सही हो जाएगा, सेकंड एंड फर्स्ट, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, सूची एक है जो साक्षात्कार का मिलान, सूची दो अर्थ से करें और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुने। तो साक्षात्कार आपको दे रखा है, ढांचाबद्ध साक्षात्कार, ढांचा विहीन साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार। तो इसके अंदर मिलाना होगा हमें। तो इसका जो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो आपका दे रखा है कि जो ए का आपका क्या होगा, फोर्थ होगा। तो ए का फोर्थ होगा, तो ए के अंदर आपका दे रखा है जैसे ढांचाबद्ध साक्षात्कार का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा आपका इसका। तो
इसके अंदर संख्या सही नहीं थी, 4 या 5 पढ़ना था, ये दोबारा रिपीट हो रखा है, लेकिन साइड टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो इसका आ जाएगा आपका 4th। तो इसके अंदर जो आपका 4th है वो कौन सा हो जाएगा, पूर्व निर्धारित प्रश्न। तो इस और दूसरा आपका बी का 1 हो जाएगा ढांचा विहीन साक्षात्कार। तो इसका आपका हो जाएगा अधिगम नमनीय उपागम। और इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 2 केंद्रीय साक्षात्कार का जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान देना। केंद्रीय साक्षात्कार के अंदर क्या किया जाता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। और डी का है आपका 3, डी का आपका नैदानिक साक्षात्कार निजी जीवन का अनुभव, नैदानिक इसके अंदर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है। तो इसके अंदर जो आपका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका शोध का संक्रमणात्मक विश्लेषण, शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना। ऑप्शन सी शोध विषय की आवश्यकता से अधिक सरल बनाना। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए शोध को समग्रात्मक विश्लेषण, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, ऑप्शन नंबर बी अवैध त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, ऑप्शन सी बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी नए मापदंडों का प्रयोग। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिएगा कह रखा है कि शोध की गहराई निम्नलिखित में से एक में निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शोध का शीर्षक, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, ऑप्शन सी शोध पर खर्च की गई राशि, शोध में व्यतीत समय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी शोध द्वारा अर्जित तथ्य। आगे आपको इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है। देखिए इसको पढ़ते हैं। देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संसद विधान सभाओं का चुनाव कराने के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने तथा निर्देशन नियंत्रण करने के अधिकार निर्वाचन आयोग के दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत विशेष प्रावधानों के जरिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता तथा कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उसकी रक्षा सुनिश्चित की गई है। इन प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से केवल उन्हीं परिस्थितियों में हटाया जा सकता है जिन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। उसकी नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें उसके कार्य के रास्ते में बाधक नहीं होगी। सिविल रिट पिटिशंस नंबर आपका 4912 और से लेकर के आपका 1998 खुसरा भारत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवारों पर बाकी सरकार राशि, विद्युत, जल, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट को बकाया राशि का भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया जाना चाहिए। इससे संबंधित समस्त जो आपकी सूचना आयोग के अधीन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर पढ़ के अच्छी तरीके से जवाब देना। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इस अवधारणा का पाठ कुछ प्रश्नों को प्रतिबंधित करता है या उठाता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में सहायता मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी होगी। और ऑप्शन डी यह निष्पक्ष एवं निर्बाध चुनाव को सुनिश्चित करेगा। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन नंबर डी यह निष्पक्ष और निर्बाध चुनाव को सुनिश्चित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको उसी के अंदर दे रखा है। इस उदाहरण के अनुसार संविधान के अनुच्छेद की संख्या के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र प्राधिकार है। तो इसके अंदर हमने देखा था, ये देखिएगा 324(5). तो 324(5) ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको दिख ही रहा है, देखिएगा इसके अंदर दे रखा है अनुच्छेद, ये देखिएगा आपको यहाँ दे रखा है। तो इसके अंदर से पढ़ के ही आपको जवाब देना है।
निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है संवैधानिक दर्जा होना, विधीय शक्तियां धारण करना, न्यायिक शक्तियां धारण करना, राजनीतिक शक्तियां धारण करना। तो ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक दर्जा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्पक्ष या निर्बाध चुनाव का अर्थ है पारदर्शिता, कानून व्यवस्था कायम रखना, क्षेत्रीय बातों पर ध्यान देना, दबाव समूह के लिए भूमिका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी कानून एवं व्यवस्था कायम रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी 324 इसके अंदर शायद देखिए मेंशन कर रखा है क्या, हाँ ये यही है, इसी के अंदर हटाया जा सकता है कि इसके अंदर नियुक्त किया जा सकता है, दे रखा है हटाया जा सकता है। देखिए ये बात कह रखी है, देखिएगा कि उन्हीं पदों से केवल उन्हीं परिस्थितियों से हटाया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर यही बात कह रखी है, यहीं से क्वेश्चन उठाया, तो ये इसका 324 ही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक प्रसार का ध्येय सूचना की उपलब्धता, विधि घटनाक्रम और समस्या के सामाजिक विकास के संदर्भ करना है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए समग्र भौतिक प्रसार, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं मनुष्य, पशुओं और मशीनों में सूचना उपलब्धि की प्रक्रिया के अध्ययन के विज्ञान को जाना जाता है। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइबरमेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं और करते हैं अगला 18वां क्वेश्चन, नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तकनीकी पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार मीडिया के संदर्भ में होते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन दे रखा है कि ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संकलन और केंद्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीयकरण, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चंस पेपर आपके लिए ला रहा हूँ, आप आंसर इसके राइट देख सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा तेज लगे तो वीडियो को रोक करके आप अपना आंसर सोच लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस भी लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि बीच में रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं, या वैसे ही थोड़ा स्लो करके वीडियो को आप अपने जो है क्वेश्चंस लगा सकते हैं, एग्जाम सेट लगा सकते हैं, और आपको पता तो लग जाए किस प्रकार का पेपर आता है। अगला क्वेश्चन है मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मानव मशीन वार्तालाप, द्विकोणीय संवाद, डिजिटल बातचीत, अंतर सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर सक्रियता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कुछ आपको यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका दे रखा है अनुपलब्ध संख्या का अंतर स्थापित करें। तो 16/32, 15/33, 17/31, 14/34। तो यहाँ हम देखते हैं कि 16 दूनी 32 होता है, 15 दूनी 16 दूनी 32 ठीक है, लेकिन 15 दूनी 30 होता है, प्लस 3 हो गया, 17 दूनी 34 होता है, तो 34 में से 3 माइनस कर दिया, 14 दूनी आपका कितना होता है, 14 दूनी आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 6 प्लस कर दिया। इसका क्या सोल्यूशन देखिएगा किस प्रकार है, इसका सोल्यूशन देखिएगा क्या पैटर्न है इसके अंदर। देखिएगा कि 16 में क्या कर दिया, एक माइनस, तो कितना आया 15 में ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले देखिए, तो ऊपर का जो, तो उसमें 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 17, 3 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 14, 4 प्लस कर दिया, तो ये पैटर्न चल रहा है। और नीचे वाले में क्या है 1 प्लस 2 माइनस, फिर 3 प्लस 4 माइनस, तो यही पैटर्न में आपका 18/30 इसका ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका 18/30 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका, तो इसको निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशंस देखिएगा आप इसका किस प्रकार होगा। तो देखिएगा कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डेज वो निकालने पड़ेंगे, कितने
होते हैं 365 दिन। तो ओड डेज रिमाइंडर एक टोटल जोड़ आपका कितना है 137, इनको जोड़ देंगे जितने भी आपके मंथ बनते हैं। तो 20 मार्च 1995 से लेकर 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था, तो पीछे का निकालना है, आगे का दे रखा है हमें। तो इसके अंदर हम जोड़ देंगे तो जितने भी मतलब इस महीने के 3 नवंबर के बाद कितने दिन, कितने मतलब पीछे जाना है ना, तो पीछे जोड़ेंगे तो 27, और अगला महीना 31, 28 फरवरी का महीना 28 का होता है, और आगे के जो 20 मार्च है, ठीक है। तो क्योंकि 1994 से हमें 1995 जाना है ना, तो 1995 जाना है तो कितने दिन एक्स्ट्रा है, नवंबर के कितने 3 दिन, तो 3 तारीख तो ये है ही, 3 तो बताना ही है, तो 27 ही बचे ना, क्योंकि नवंबर का महीना आपका 30 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 का, फरवरी 28 की, और 20 दिन कितना 20 मार्च के अंदर 20 दिन, तो इनको टोटल जोड़ा कितना है 137, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या 4 से डिवाइडेड कर दिया, 7 से डिवाइडेड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 137/7, तो इसको जब डिवाइडेड करते हैं तो शेष दिन 4 मतलब डिवाइड होने के बाद 4 शेष बच जाता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 4 बच जाता है। तो वो 4 शेष दिन क्या है, वो 4 शेष दिन किससे माइनस कर देंगे, मंडे से माइनस कर देंगे तो थर्सडे आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बृहस्पति, थर्सडे बृहस्पतिवार होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 4 कोई ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या को अंकित करें। तो इसका देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, इसका वैसे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 4 क्रमिक संख्या को औसत 30 है, तो इसको औसत 30 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या अंकित करती हैं। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का सवाल है भाई, बाद में इसको सॉल्यूशन कर देख लेंगे, पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन 30 हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में इसका मतलब सही सॉल्यूशंस आप भेज सकते हैं, तो इसका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संहित विशेष में एफ एच क्यू के को अर्थ गर्ल है, उसी में संहिता में वुमेन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसके अंदर सॉल्यूशंस हम देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न है। देखिएगा क्या है, एक प्लस कर दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लस कर रखा है, यानी कि एफ जो आपका कितने पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच कितना आप 8 पर आता है, और क्यू कितने पर आता है आपका 17 पे आता है, और के कितने पे आता है आपका 11 पे आता है। सीधा एक प्लस कर दिया, 6 में 1 प्लस किया 7 पे क्या आता है जी, एच कितने 8 पे, आई कितने आप 9 पे। तो आपका ये इस प्रकार एक प्लस का पैटर्न है। तो उसी प्रकार हम वुमेन के अंदर एक प्लस का पैटर्न करेंगे, डब्ल्यू में 1 प्लस किया तो एक्स, ओ में एक प्लस किया तो पी, इसी प्रकार से आपका ये निकल गया जाए एक्स पी एन एफ ओ। तो ये इसका इस प्रकार से आपका निकल के आ जाएगा। तो ये किस में आप देख सकते हैं, कौन से में है ये इसका एक्स पी एन एफ ओ, एक्स पी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 4 और 5 बजे के बीच किसी की घड़ी की सुइयों कितने बजे विपरीत दिशाओं में अवस्थित होंगी। तो ये आपको निकालना है। देखिएगा कितने बजे 4 और 5 के बीच, तो जो घड़ी वाली सुई होती है, तो हम देखते हैं यहाँ कितने 12, यहाँ 3, 6, 9, यहाँ आपका 10, 11, यहाँ 6, सॉरी यहाँ 6, तो यहाँ था 7, 8, ये आपका 5, 4, यहाँ 1, यहाँ 2। तो 4 और 5 के बीच कह रहा है हमें, 4 और 5 के बीच कब वो विपरीत दिशा में होंगी। तो इसका वैसे आपको घड़ी का ऑप्शन नंबर डी 4:54, 4:54 पर जो है वो सामने होंगी, ठीक है। और थोड़ा जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशंस नहीं करा पा रहा, इसको बाद में देखेंगे घड़ी वाले चैप्टर्स में जब मैं कराऊंगा, तो रीजनिंग के टॉपिक्स भी हम लेकर के आएंगे। आगे देखते हैं हम, एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित उत्तर उक्ति जो आधारित नीचे उद्धृत निष्कर्षों में कौन सा मान्य और वैध है।
अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी होते हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं होते। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों युक्ति संगत है। हाँ, तो अधिकांश देखिए क्या कहता है कि अधिकांश यानी कि सभी नहीं कहा। अधिकांश का मतलब है कि जैसे कि ये कोई शिक्षक है तो इसका अधिकांश का मतलब होगा कि इतना एरिया वाले इसके अंदर से क्या है, परिश्रमी है। लेकिन अधिकांश का क्या है, सभी का है था तो ये नहीं वाला क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन अधिकांश का है तो कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे ना, देखिएगा, जो परिश्रमी नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ शिक्षक परिश्रमी होगी, हाँ कुछ तो होंगे, जब अधिकांश है तो कुछ तो होंगे ही। ठीक है, और कुछ परिश्रमी ये देखिए, ये आप पोर्शन देखेंगे तो नहीं होंगे, तो नहीं होते, तो ये दोनों ही कथन ठीक हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संसद में किसे अपना विचार रखने की अनुमति दी जा सकती है? कोई भी विधेयक को, थल सेना प्रमुख को, भारत के महाधिवक्ता को और दिल्ली के महापौर को। तो इसका जो राइट आंसर वो देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, भारत के महाधिवक्ता को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर आधारित कौन से निष्कर्ष विधि विहित वेद है? तो इसके अंदर देखा, अधिकांश भारतीय रियासती स्वतंत्रता पूर्व भी अवस्थिति थी। अधिकांश का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके अंदर कह रखा है कुछ भारतीय रियासतें अस्तित्व स्वतंत्रता पूर्व भी थी। तो कुछ की, जब अधिकांश की थी तो सीधा सी बात है कुछ की तो होनी है। ठीक है, और सभी भारतीय रियासती स्वतंत्रता पूर्व अस्तित्व में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा अभी। तो ऑप्शन नंबर एक वाला ही सही होगा। तो इसके अंदर कहा है कि वेद है, वेद का पूछा, सॉरी हमें ध्यान से देना है, वेद है, वेद का मतलब कि जो मान्य नहीं है। तो दो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेद पूछा है इसलिए अंदर यानी कि वो मान्य नहीं है, वेद है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन में जल की भूमिका निभा रही है, इसका कारण है, जल भूतल को कठोरता को शीतल करता है, भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी, रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जल का सार्वभौमिक तरलता प्रदान करना का माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है, यानी कि भूतल पर दबाव में वृद्धि, भूस्खलन में जल की भूमिका निभा रही है, यानी कि भूतल पर दबाव में वृद्धि करेगा। जैसे कि कोई देखिएगा, ये कोई चट्टान है, ठीक है, और यहाँ जल समा गया, तो भूतल पर दबाव में यानी कि दबाव यानी कि वजन बढ़ाएगा, तो वजन बढ़ेगा, यानी कि सूखी मिट्टी थी पहले और वो गीली होगी, तो उसके वजन में वृद्धि होगी, तो दबाव बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा तो वो क्या है, नीचे की ओर खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये इसके इसलिए साइंटिफिक यानी कि ज्योग्राफी के पोर्शन से भी है, बाकी ये इन्वायरमेंट का टॉपिक्स है आपका। आगे दो कथन ए बी, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसको आपको देखना है। सभी व्यवसायी धनाढ्य हैं, सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है, यानी कि सभी व्यवसायी जो है, व्यवसायी का मैं वी लिख देता हूँ, और क्या धनाढ्य है इसका मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सभी व्यवसायी धनाढ्य हैं, सभी धनाढ्य जो है वो क्या परिश्रमी है, तो परिश्रमी का मैं क्या लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ। तो अब जवाब देना है, सभी व्यवसायी यानी कि सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए सभी व्यवसायी जो किसके अंदर, परिश्रमी के वर्ग के अंदर आते हैं, तो ये गलत हो गया, नहीं है ये गलत हो गया। सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी, देखिएगा सभी परिश्रमी धनाढ्य नहीं है, नहीं, ये दोबारा देखना, सभी परिश्रमी जो है, ये परिश्रमी की बाहर का पोर्शन है, और सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, हाँ यही तो, हाँ ठीक है, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल दो, ये देखिए मात्र एक सही है, नहीं वाला कैसे होगा भाई, इसका सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो वेट हेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, साइब खेटिंग, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों को प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्षीण स्मरण प्रक्रिया, पुअर रिकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी मूल्य जनित नेटवर्क, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को कहती हैं, तो इसे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉइस लाइन, वॉइस लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी समय मूलक वीडियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था भारत में सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ए त्रिपुरा, त्रिपुरा छोटा है, आपको पता है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का कारण निम्नलिखित में से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना, यानी कि पेयजल की, जैसे कि तमिलनाडु आपको पता है तमिलनाडु को चेन्नई जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो वहाँ का चेन्नई के अंदर आपको पता है कि बार बार क्या है कि पानी की कमी हो रही है। अब वर्तमान में आपने देखा होगी वहाँ ट्रेनें भेजी जा रही है पानी की, ठीक है, तो वो एक कमी है वहाँ, यानी कि खारा पानी में समुद्र का यानी कि मीठे पानी में चला जाता है, इसके कारण वहाँ जो पीने योग्य पानी नहीं रहता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियों का समंजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वह नर्मदा ताप्ती नदियों द्वारा अरब सागर में समाहित होते हैं क्योंकि वे घाटी के ढलान के अनुरूप बहती हैं बढ़ती हैं। प्रायद्वीप भारत का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है और सतपुड़ा पर्वतमाला, तो इसका बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि घाटी के ढाल के अनुरूप बहती है। आपको पता है कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियों का बंगाली खाड़ी में आपको पता है कि जो आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, ये जो नदियां हैं, उधर आपकी महानदी है, ठीक है, गंगा रिवर भी वो इसके अंदर गिरती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी, तो वो घाटी के ढाल के अनुरूप बहती है, ठीक है, तो इसी कारण इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरकता गोदावरी डेल्टा से कम होने के कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जल प्लावन के कारण सतह भूमि का कटाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी नेशनल बाल भवन ई नई दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वातावरण में तैरते कणों में जलवायु की परिवर्तित करने की शक्ति निहित है, कारण प्रत्येक कण लघु लहरों इंफ्रारेड किरणों को अंतर प्रक्रिया में भागीदारी होती है, तो इसका जो आपका पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइट का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका देखना पड़ेगा आपको। साइट का फुल फॉर्म जो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 भारत सरकार द्वारा आर्यटिक पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है दक्षिण गंगोत्री, क्या है दक्षिण गंगोत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नामांकित निकाय सम्मिलित है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी ऊपर लिखित सभी, यानी कि सभी इसके अंदर आ जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा साक्षरता विभाग, माध्यमिक उच्चतम शिक्षा विभाग, महिला शिशु विकास विभाग। अगला क्वेश्चन नंबर 45 राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। आगे हम देखते हैं आपका पाई चार्ट दे रखा है, तो पाई चार्ट्स को आपको कर रखा है कि 46 से 50 तक के दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी के लिए नहीं है ये। निम्नलिखित रेखाचित्र किस देश के विभिन्न खेलों पर वार्षिक व्यय का प्रस्तुतिकरण करता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर खेलों पर वार्षिक व्यय का रेखाचित्र का अवलोकन कर 46 से 50 तक उत्तर दें। तो इसके अंदर आपको दिखा रहा है कि अलग अलग गेम्स आपको दिखा के फुटबॉल पे 15%, वो
ठीक है। हॉकी पर 15%, टेनिस पर 10%, अन्य अदर्स पर आपका 10%, बास्केटबॉल पर 12.5%, गोल्फ पर 12.5%, क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्ट करता है अलग अलग। फुटबॉल पर हॉकी का अनुपात कितना व्यय हुआ, तो फुटबॉल और हॉकी का तो 1:1, सीधी सी बात है भाई, ये तो आपको पता ही है कि देखिए आपका फुटबॉल का देख लो, टेनिस और इसका हॉकी का देख लो, तो इनका कितना है 15%, सीधी सी बात है। अगर प्रतिशत में बराबर है तो वैल्यू में बराबर हो गए, तो 1:1 यानी 15 एकम 15, तो 1:1 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि खेल कूद में एक वर्ष में कुल व्यय पर कितना आपका, ये देखिएगा 12 करोड़ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, तो आपका 12 करोड़ रुपए है। तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर हम देखते हैं सॉल्यूशंस, देखिएगा आपका इसका, तो उसका हमने देखिए 12%, तो हमने किसका पूछा, बास्केटबॉल का 12.5% है, तो 12.5% और जितना दे रखा है तो उसको हम सॉल्यूशंस करेंगे, तो ये आपका इसको 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 25/2% लिख सकते हैं ना, तो इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र अंकित करता है देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, तो इसके अंदर परसेंटेज, जो ये आप गलती नहीं कीजिएगा कि जो परसेंटेज में ज़्यादा है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये नहीं होता। तो इसका देखिएगा, इसका आपका सी है क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट परसेंटेज, हाँ ये क्या क्वेश्चन पूछा है, रेखा चित्र में देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल, हाँ परसेंटेज के मामले तो क्रिकेट ही है, ये सीधा सवाल है, 25%, इसका और किसी की वैल्यू नहीं है, तो उस और कम है तो क्रिकेट ये सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्र व्यय सम्मान है, किसका सम्मान है, तो ये आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि फुटबॉल और हॉकी का दिख रहा है, तो ऑप्शन में गोल्फ और बास्केटबॉल का राष्ट्रीय खेलों का व्यय समान है, रुकिएगा, इसके अंदर ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा, इसके अंदर ऑप्शन में हमें देखिए, इसके अंदर ऑप्शन में क्या दे रखा है, फुटबॉल और क्रिकेट, आपका हॉकी और फुटबॉल ऑप्शन में ही दे रखा है क्या, ये हॉकी और फुटबॉल दे नहीं रखा, तो बी के अंदर भी गोल्फ और बास्केटबॉल का भी आप देखेंगे तो वो देखिए गोल्फ और बास्केटबॉल 12.5% है, ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, ये भी हो सकता था फुटबॉल और हॉकी, लेकिन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में ये दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल और गोल्फ, क्योंकि इनका परसेंटेज भी बराबर है। आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में कुल व्यय जो आपका 15,000 रुपये है, तो क्रिकेट एवं हॉकी में सम्मिलित व्यय कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो आपका जितना दे रखा है 25% आपका, तो क्रिकेट और हॉकी का देखेंगे, तो क्रिकेट का 25, इसका जोड़ के तो आपका आ जाएगा 40, इसके गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर, ये किसने देखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशंस वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया पेपर, आपने आंसर देखे होंगे। इसी प्रकार मैं जून 2006, 7, जून 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का जो आपके जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी लेकर आऊँगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, और चैनल के साथ बने रहिएगा, और भी मैं पेपर की वीडियो आपके लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।